चलो ठीक है। अब देखो, अपन ने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि भाई एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम वाला बात करी थी। और एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो ऑर्गेनल जो होते हैं वो क्या हो आपस में कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करे या फिर लिंक तरीके से। जैसे मान लो कि ये एक ए ऑर्गेनल है, उसने कुछ केमिकल बनाया और ये केमिकल जो होता है वो किसके पास में जाता है, बी के पास में, और क्या होता है, मॉडिफाई। और फिर बी इसको मॉडिफाई कर करके या फिर कुछ भी चेंज कर करके किसके पास भेज देता है, सी के पास में। तो ये हमने देखा था। और साइटोप्लाज्म के बारे में भी हमने कुछ चीजें देखी थी। और ये हमने पढ़ा था एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम वाली पार्ट। अब इस एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हमने पढ़ा था कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। हमने ये सीखा था कि किस तरीके से काम करते हैं। तो जो ये अपने पास में न्यूक्लियस जो रहता है, न्यूक्लियस के पास भी मेम्ब्रेन होती है, दो मेम्ब्रेन्स होती, एक होगी इसकी इनर और एक होगी इसकी आउटर। आउटर मेम्ब्रेन पे क्या होता है, ऐसे अपने पास में रेटिकुलर मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर की तरफ अगर राइबोसोम हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर राइबोसोम नहीं हो तो उसको क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम में तो क्या बनाएगा, ये प्रोटीन। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में राइबोसोम नहीं है तो ये दूसरी चीज बनाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, लिपिड। ठीक है। अब इन्होंने जो लिपिड और प्रोटीन बनाया है इसको क्या किया जाएगा, वेसिकल के अंदर पैक किया जाएगा। वेसिकल बोले तो ऐसे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें मटेरियल होता है। अब इसको कहां पे भेजा जाएगा, गोल्जी बॉडी के पास में। गोल्जी बॉडी में हमने ये पढ़ा था कि दो सरफेस होती है। ये जो अपने पास में मटेरियल होता है वो कौन सी फेस के पास आता है, सिस फेस। और निकलता कहां से, ट्रांस फेस। तो गोल्जी बॉडी के पास में भी दो सरफेस होगी। एक कौन सी होगी हमारे पास में, सिस फेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग फेस, या फिर जिसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स फेस। कॉन्वेक्स का मतलब जब आप इसको यहां से देखोगे तो ये आपको कॉन्वेक्स तरीके का दिखाई देगा। और दूसरी चीज, ये फेस किसके टूवर्ड्स होती है, न्यूक्लियस के टूवर्ड्स होती है। ठीक है। और दूसरी वाली फेस जो होती है न्यूक्लियस के अवे होती है। तो जो अवे वाली जो सरफेस है उसको अपन क्या बोलेंगे, अपने पास में जो ट्रांस फेस, मैच्योरिंग फेस और कॉन्केव फेस। अब इसका नाम फॉर्मिंग फेस क्यों पड़ा, क्योंकि जो मटेरियल यहां से आएगा ये इसको क्या करेगा, मॉडिफाई करने का सबसे पहले स्टार्टिंग करेगा, फॉर्म करने का काम करेगा। और क्या बनाएगा ये, अगर प्रोटीन है तो उसके साथ में क्या अटैच कर देगा, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट को अपन बायोलॉजी में क्या बोलते हैं, ग्लाइको। तो प्रोटीन के साथ में अगर मान लो कार्बोहाइड्रेट जुड़ा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ग्लाइको प्रोटीन। और लिपिड के साथ में अगर प्रोटीन वाला पार्ट कार्बोहाइड्रेट जुड़ा है तो ग्लाइको लिपिड। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ग्लाइऑक्सीलेशन बोलते हैं। तो ग्लाइऑक्सीलेशन स्टार्ट कहां पे होता है, ईआर में। यानी जो ये कार्बोहाइड्रेट का अटैचमेंट का जो प्रोसेस स्टार्ट जो होता है वो कहां पे जाता है, ईआर में जाता है। लेकिन पूरी तरीके से कंप्लीट कहां पे होता है, अपने गोल्जी बॉडी के अंदर होता है। ये चीज अपन ने पढ़ी थी। तो हमारे पास में ये सब चीजें थी। अब यहां से क्या होता है कि जब ये मटेरियल बाहर की तरफ निकल रहा हो तो उसके बाहर की तरफ क्या बना देते हैं, एक वेसिकल बना देते हैं। वेसिकल बोले तो एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, यानी इसको पैक कर देते हैं। तो पैकेजिंग ऑफ मटेरियल का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी। ये पैक करने के बाद में सेल के बाहर जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर होगा या इंट्रा सेलुलर, आपके सेल के बाहर जाएगा या इंट्रा सेलुलर होगा, ये कौन डिसाइड करता है, गोल्जी बॉडी। यानी डायरेक्शन कौन देता है, गोल्जी बॉडी। कैसे देता है, इसके ऊपर एक सिग्नल लगा देता है। सिग्नल लगाने की वजह से क्या होता है कि जिस जगह पे जाना होता है उस जगह पे ये पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद में हमने ये बात करी थी कि इसके अंदर क्या होते हैं, ऐसे ये आपके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एलोंगेटेड फ्लैट एक अपने पास में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। या फिर अपन ये बात करते हैं ऐसे स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने। सिस्टर्ने का नंबर कितना होता है, 4 से लेकर के 6 के आसपास में होता है। ठीक है। तो ये हमने चीजें पढ़ी थी। अब लास्ट में हमने ये पढ़ा था कि इसके अंदर एक स्ट्रक्चर ऐसा भी बनता है जिसमें क्या होता है, वेसिकल बनता है जिनमें डाइजेस्टिव एंजाइम इकट्ठे हो जाते हैं। अब एंजाइम किससे बने हुए होते हैं, प्रोटीन से। और प्रोटीन का फॉर्मेशन कौन करता है, अपने RER करता है। और इसके बाहर की तरफ मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन किससे होता है, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड का फॉर्मेशन कौन करता है, SER। तो ये SER तो यानी लाइसोसोम की पैकेजिंग, यानी इसको बनाने वाला कौन है, गोल्जी बॉडी। लेकिन इसका रॉ मटेरियल कहां से आया, जो अपने पास में आया, लिपिड और प्रोटीन कहां से आया, SER से और RER से। ये चीज अपन ने बात करी। अब इन दोनों के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो कहां पे चले जाते हैं, अपने पास में वेस्ट मटेरियल चले जाते हैं एक स्ट्रक्चर जिसको अपन क्या बोलते हैं, वैक्यूल बोलते हैं। ये चीज अपन ने बात करी थी। ठीक है। अब इसको देखो। अब हमने ये बोला था कि पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो अपने पास में एक प्रोसेस होता है, देखो डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन हो गया। अब ट्रांसलेशन के बाद में जो मॉडिफिकेशन होगा वो स्टार्ट कौन करता है, अपने ईआर करता है। और ईआर के बाद में जो उसको कंप्लीट कौन करता है, अगर कंप्लीट की अगर अपन बात करते हैं, गोल्जी बॉडी। फाइनल पैकेजिंग का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी। और पिंच ऑफ का मतलब ये होता है कि जो इसकी ये जो सरफेस थी,
जैसे कि मान लो कि ये जो इसके अंदर ट्रांसफेज थी, यहां से क्या होगा, ये मटेरियल टूटेगा, यानी जो यहाँ पे वेसिकल बनाए तो पिंच ऑफ का मतलब यहाँ से अलग होगा। तो ये अलग करने का काम भी कौन करता है, अगर अपन ये बात करते हैं तो गोल्जी बॉडी के अंदर क्या होता है, मैच्योरेशन फेज से होता है, जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड और साथ में अगर अपन ये बात कर सकते हैं लाइजोसोम्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना, लाइजोसोम्स भी होते हैं, ठीक है। गोल्जी बॉडी की हमने बात करी तो ये क्या करता है, जो पैकेजिंग मटेरियल उसको क्या करता है, डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन देने का मतलब ये होता है कि सेल के बाहर जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर या फिर इंट्रा सेलुलर। तो ठीक है, इसकी अगर अपन बात करें तो या तो हो सकता है ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर या फिर ये हो सकता है सेल के अंदर इंट्रा सेल्यूलर। इतनी बात समझ में आ गई, एक्स्ट्रा सेल। इसको हमने एक नाम दिया था, डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूलर ट्रैफिक इन सेल, यानी जो इतने सारे मॉलिक्यूल बन रहे हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल बन रहे हैं, यानी प्रोटीन भी बन रहा है और लिपिड बन रहा है, अब ये एक साथ में क्या बनते हैं तो इनको क्या होता है, सेल के अंदर एक डायरेक्शन देनी पड़ती है कि भाई ट्रैफिक ना हो, कि बाकी मॉलिक्यूल सही जगह पे जाए। तो उनका काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी। इसको हम एक नाम से भी जानते हैं, मिडल मैन ऑफ सेल, मीडिएटर भी बोलते हैं या फिर ब्रोकर ऑफ सेल भी बोलते हैं। यानी ये क्या करता है, मटेरियल को रिसीव कहां से करता है, ईआर से, ट्रांसफर किसके पास में होता है, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी किसको मॉडिफाई कर करके कहां पे भेज देती है, ट्रांसपोर्ट कर देती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो अपन यहाँ पे बात करते हैं इसके अंदर, सबसे पहला यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर आ गया इसमें, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो हेडिंग लगा लो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पहला जो ऑर्गेनल है वो अपन पढ़ेंगे इसके अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साथ साथ में पढ़ते भी रहना ताकि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है भाई, चलो अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जब अपन बात करते हैं तो इस फोटो को देखो, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसको जब माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो अपने को ऐसा लगता है कि मेम्ब्रेन का एक तरीके से नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, नेटवर्क समझते हो, जैसे नेटवर्क का मतलब होता है कि एक तार लिया आपने, उस तार को या फिर अपन ने क्या करा कि एक सलवट्टे जैसा होता है ना, सलवट्टे समझते हो, कैसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसा सलवटेड तरीके का बन जाता है। तो मेम्ब्रेन का क्या दिखता है हमारे को, नेटवर्क दिखता है। तो ये जो अपने पास में ईआर जो होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन का जो नेटवर्क जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एक बेसिक सा अपन एक इसके अंदर स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं ताकि अपने को समझ में आ जाए कि क्या चीज आती है। जैसे मान लो कि ये हमारे पास में क्या है, एक सेल है, ठीक है। इस सेल की अगर अपन ये बात करें तो यहाँ पे हमने ये बात करी कि ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के पास में कितनी मेम्ब्रेन होती है, दो मेम्ब्रेन। ये हमारे पास में न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन। अब इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है, ये जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, यहां से क्या होता है, ऐसे एक फोल्ड जैसा स्ट्रक्चर, इस तरीके से स्ट्रक्चर निकलता है, ठीक है। और इसी से ही एक दूसरा स्ट्रक्चर भी अटैच मान लो, ठीक है भाई। ये हमारे पास में राइबोसोम्स मान लो, ठीक है। इस तरीके से अपन बात करते हैं। अब देखो ये हमारे पास में क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल, अनुवांशिक पदार्थ बोल सकते हो या फिर जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है भाई। अब ये जो न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है, इससे एक नेटवर्क जैसा, मेम्ब्रेन का एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर अपने पास में तीन कंपोनेंट होते हैं, थ्री कंपोनेंट्स होते हैं।
सबसे पहला जो होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने बोलते हैं, ठीक है। सिस्टर्ने हमने एक और जगह पे पढ़ा था, अभी कहां पे पढ़ा था अपन ने, गोल्जी बॉडी। तो सिस्टर्ने क्या चीज होता है, देखो सिस्टर्ने का मतलब ये होता है कि ये जो अपने पास में एक फ्लैट स्ट्रक्चर जो हमारे को दिखाई दे रहा है, सिस्टर्ने का कुल मिलाकर के मतलब ये होता है कि एक लंबा फ्लैट और अनब्रांच स्ट्रक्चर होता है। अनब्रांच का मतलब समझते हो, अनब्रांच का मतलब इससे कोई ब्रांचिंग नहीं है, ये तो जैसे ये एक सिस्टर्ने ये दूसरे से अटैच, तो ये तो क्या हो गया, लिंकेज हो गया। तो सिस्टर्ने की जब अपन बात करते हैं तो ये एक तरीके से लॉन्ग फ्लैट और अनब्रांच स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, अनब्रांच स्ट्रक्चर होता है। और सिस्टर्ने जो होता है मेन कंपोनेंट होता है हमारे, ठीक है ना, मेन जो अगर अपन बात करें कंपोनेंट होता है ये कंपोनेंट ऑफ आर ई आर। अच्छा, ये वाला कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम लगे, वो आर ई आर। तो ये वाला जो है वो है आर ई आर। और इसकी अगर अपन बात करें तो ये क्या है, एस ई आर, ठीक है, ये चीज अपन पहले सीख चुके हैं। तो हमारे पास में सिस्टर्ने जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, लॉन्ग फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं और अनब्रांच होते हैं। ये इसको ब्रांचिंग मत समझना, ये क्या इसका कनेक्शन है, ठीक है ना, अनब्रांच होते हैं। दूसरा जो इसके अंदर कंपोनेंट आता है वो आता है इसके अंदर ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब ट्यूब्यूल की अगर अपन बात करते हैं तो ये जो एसईआर जो होता है वो किससे बना हुआ होता है, ट्यूब्यूल से बना होता है। अभी ट्यूब्यूल को जब आप देखोगे तो इररेगुलर स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, एक इररेगुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, आपके ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। तो ये इररेगुलर ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूल बोलते हैं। अब ये ट्यूब्यूल जो होता है मेन कंपोनेंट किसका होता है, जैसे आप मेरे को ये बताओ कि मेन कंपोनेंट किसका होगा, आरईआर का या एसईआर का। जो ट्यूब्यूल्स होगा वो किसकी तरह दिख रहा है, मतलब वो उसका मेन कंपोनेंट किसका, एसईआर का। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ एसईआर, यानी एसईआर के स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या चीज ज्यादा मिलेगी, सिस्टर्ने मिलेगी, ट्यूब्यूल मिलेंगे, ट्यूब्यूल मिलेंगे। आरईआर में क्या मिलेंगे आपको, सिस्टर्ने, याद रहेगा आपको सिस्टर्ने कहां पे मिलते हैं ये चीज। तीसरा जो स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर वो होता है ऐसे वेसाइकल या फिर वेसिकल्स जिसको अपन बोलते हैं। अब वेसिकल की बात सुनो, वेसिकल हमने ये पढ़ा था कि जैसे कि मान लो कि ये जो अपने पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये एक तरीके का वेसिकल बनाएगा और इसके अंदर हमारे पास में क्या चीज प्रेजेंट रहती है, प्रोटीन, ठीक है। और जो एसईआर है वो भी क्या करता है, एक तरीके का वेसिकल बनाता है और इसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट रहता है, अपने पास में लिपिड, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। तो यानी वेसिकल की अगर अपन ये बात करें तो ये क्या होता है कि अपने पास में अगर अपन ये बात करते हैं मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। और इसकी शेप अगर देखी जाती है तो अंडाकार होती है, यानी ओवल शेप होती है, इसकी अंडे की तरह शेप होती है, ठीक है ना, ओवल शेप होती है। और दूसरी अगर अपन बात करें तो ये वेसिकल जो होते हैं ये दोनों से एसोसिएटेड होते हैं। एसोसिएटेड का मतलब समझते हो, जुड़े हुए होते हैं, लिंक होते हैं। किस किस से एसोसिएटेड है, आर ई आर से भी एसोसिएटेड है और एस ई आर से, ठीक है ना। तो हम ये बात करते हैं कि ये एसोसिएटेड होते हैं विद आर ई आर एंड एस ई आर से। तो तीनों कंपोनेंट समझ में आ गए, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं इसके अंदर, एक होता है सिस्टर्ने, एक होता है ट्यूब्यूल और एक होता है वेसिकल। अच्छा, सिस्टर्ने किसको बनाता है, आरईआर को, ट्यूब्यूल किसको बनाता है, एसईआर को, और वेसिकल किस में पाया जाता है, दोनों के अंदर, एसईआर में भी और आरईआर में भी। बात समझ में आ गई, स्ट्रक्चर से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चल अब अपन ये बात करते हैं इसके अंदर आगे कि जो ईआर जो होता है इसका एक काम होता है, अगर अपन ये बात करें, ईआर जो होता है एक चीज क्रिएट करता है, क्रिएट इंट्रा सेल्यूलर स्पेस। अभी इंट्रा सेल्यूलर स्पेस क्या चीज होती है इसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी लिख रखा है, ठीक है। तो इंट्रा सेल्यूलर स्पेस का मतलब क्या चीज होता है, देखो जब हमने इस ईआर को माइक्रोस्कोप से देखा तो माइक्रोस्कोप से देखने के बाद में हमारे को इस ईआर के बीच में एक ऐसे स्पेस दिखाई दिया स्पेस। इस स्पेस को हम बोलते हैं ल्यूमिनल, क्या बोलते हैं इसको अपन, ल्यूमिनल बोलते हैं, ठीक है। अब ल्यूमिनल स्पेस कहां पे, इस ईआर के अंदर, और जो बाहर की तरफ जो स्पेस
तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। तो इस स्पेस को अपन बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ठीक है, अब मेरे को ये चीज बताओ कि ये दोनों के दोनों ल्यूमन जो है सेल के बाहर है, सेल के अंदर, सेल के अंदर है। तो ये जो इस ऑर्गेनल के अंदर भी प्रेजेंट है, तो इसको अपन एक और नाम से जान सकते हैं, इंट्रा ल्यूमिनल, और इसको एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इंट्रा ल्यूमिनल। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो इंट्रासेल्युलर स्पेस का मतलब क्या हो गया कि ये क्या करता है कि दो तरीके का स्पेस बनाता है। एक हो गया इसके अंदर इंट्रा ल्यूमिनल, और एक हो गया इसके अंदर एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ठीक है भाई, इतनी बात समझना कि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ रखा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। जब आप एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी के अंदर ऐसा डायग्राम बना भी रखा है। उस डायग्राम के अंदर देखो दो चीज बना रखी है, जो आपको ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये देखो ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर कौन बना रहा है, एसईआर बना रहा है। और ऐसे जैसे सलवट्टे जैसा रेटिकुलर स्ट्रक्चर, सिस्टरने वाला स्ट्रक्चर कौन बना रहा है, आपके आरईआर। तो फोटो देख करके पहचान जाओगे, क्वेश्चन आएगा पहचान जाओगे कि अगर मान लो फोटो देख करके आपको लाइन में क्वेश्चन पूछ ले, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ ले, तो उसको पहचान लोगे। चलो, तो ये क्या करता है, क्रिएट करता है अपने पास में इंट्रासेलुलर स्पेस को। अब देखो ईआर के जो होते हैं, ईआर हमारे पास में दो तरीके के होते हैं। ठीक है, ईआर की अगर अपन बात करें तो ईआर हमारे पास में दो टाइप का है। अगर अपन ये बात करते हैं तो हमने एक चीज यहां पे पढ़ी है, एक होता है हमारे पास में आर ई आर, और दूसरा कौन सा होता है, एस ई आर। अच्छा, आर ई आर का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एस ई आर का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, ये बताओ कि राइबोसोम किस में प्रेजेंट होंगे, आर ई आर, एस ई आर? आर ई आर, ये अपन को सिंपल पता है। तो यहाँ पे राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, कौन से राइबोसोम, एटीएस 70एस? एटीएस। ठीक है, यहां पे कितने होते हैं, 70एस? 70एस नहीं होते। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे राइबोसोम जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। ठीक है भाई, एक जगह मान लो कि आपने एटीएस लिख दिया, दूसरी जगह आपने 70एस लिख दिया, ऐसा नहीं होता, या तो प्रेजेंट है या तो एब्सेंट है। ठीक है, अब इसकी अगर अपन राइबोसोम की अगर अपन बात करें तो देखो राइबोसोम के अंदर आपने एक चीज पढ़ रखी है, दो सब यूनिट होती है, एक होती है इसके अंदर स्मॉल और एक होती है इसके अंदर लार्ज। जैसे मान लो कि ये स्मॉल है और ये जो है लार्ज है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये स्मॉल और लार्ज सब यूनिट जो होती है ये किससे जाकर के अटैच होती है, जैसे कि अगर अपन ये बात करें, ये हमारे पास में ये एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये जो अपने पास में लार्ज सब यूनिट होती है, एक प्रोटीन से जाकर के अटैच होती है। ऐसा एक प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन को अपन बोलते हैं राइबोफोरेंस बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये हमारे पास में ईआर। तो यहां पे ये हमेशा ध्यान रखना कि ईआर जो होता है वो किससे जाकर के जुड़ता है, लार्जर सब यूनिट, या फिर राइबोसोम्स अगर ईआर से अटैच है तो किससे जुड़ेंगे जाकर के, लार्जर सब यूनिट से। और कौन सी प्रोटीन से जुड़ेंगे, राइबोफोरिन से जुड़ेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें राइबोफोरिन होती है क्या, जब राइबोसोम ही नहीं है तो राइबोफोरिन की भी जरूरत नहीं है। तो यहां पे अगर अपन बात करें तो यहां पे हम बात करते हैं राइबोफोरिन भी क्या होते हैं, एब्सेंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट अगर अपन यहां पे बात करें तो आरईआर के अंदर इसका स्ट्रक्चर कौन बनाता है, सिस्टर्ने बनाता है, ट्यूब्यूल्स बनाता है? सिस्टर्ने बनाता है। तो इसके स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें, बनाता है सिस्टर्ने। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कौन बनाता है, इसका स्ट्रक्चर बनाता है ट्यूब्यूल्स। ठीक है, क्योंकि देखो ये जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे लिखा हुआ नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन आप फोटो देखोगे ना तो फोटो में आपको दो अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। एक आपको ट्यूब पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे और एक आपको ऐसा रेटिकुलर स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी ना दे, राइबोसोम्स बना करके ही ना दे, मान लो राइबोसोम इतने छोटे बना दिए कि हमारे को दिखाई नहीं दे रहे, तो स्ट्रक्चर से पहचान लोगे कि रेटिकुलर स्ट्रक्चर जो है यानी सिस्टर्ने वाला स्ट्रक्चर कौन सा वाला होगा, आरईआर का, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कौन सा होगा हमारे पास में, एससीआर का। इतनी बात क्लियर है अपने को, चलें आगे। चलो अब आगे चलते हैं अपने, इसी कोई कंटिन्यूटी में करते हैं कि आरईआर और एससीआर। जैसे कि हमने एक चीज पढ़ रखी है, एक हो गया हमारे पास में आरईआर और एसईआर। अच्छा मेरे को ये बताओ कि आरईआर किसका सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का। ठीक है भाई, जो अपन ने एंडोमेम्ब्रेन में भी देखा, ये क्या करता है,
प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है। और एससीआर किसका सिंथेसिस करता है? लिपिड का। तो ये लिपिड का सिंथेसिस करता है। अच्छा, लिपिड दो तरीके के अपन ने पढ़े थे, कौन कौन से? एक अपन ने पढ़ा था फॉस्फोलिपिड और एक कोलेस्ट्रॉल। तो ये जो होता है, अगर अपन ये बात करें तो ये फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रेलॉल का सिंथेसिस करता है। तो कहीं ना कहीं हम ये लिंक कर सकते हैं कि जब मेम्ब्रेन को फॉस्फोलिपिड की जरूरत होगी तो कौन प्रोवाइड करेगा? ज्यादातर अगर अपन बात करते हैं एससीआर। और प्रोटीन की जरूरत होगी तो कौन प्रोवाइड कराएगा? यानी किसी भी ऑर्गेनल को अगर मान लो मेम्ब्रेन बनानी है तो माल किससे लेकर के आएगा? ईआर से मंगवाएगा। तो ईआर को ऐसे मान लो सिग्नल भेजा कि भाई साहब प्रोटीन बनाना है, या फिर अपन ये बात करते हैं मेम्ब्रेन बनानी है तो माल भिजवा दो। तो अपन इसी तरीके से अपन बात कर रहे हैं। तो फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल की अपन बात करते हैं। अब देखो, आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में आरईआर का एक फंक्शन लिख रखा है सिक्रीशन, ठीक है। अब सिक्रीशन तो हमने गोल्जी बॉडी के लिए पढ़ा था, इसका कैसे फंक्शन हो सकता है सिक्रीशन? अब इसको अच्छी तरीके से समझना क्या चीज होता है। अब ये डायग्राम देखो। अब इस डायग्राम में ये चीज है कि भाई आपके जो आरईआर और एससीआर जो होते हैं, कभी कभार क्या होता है कि जो अपने पास में ये मॉडिफिकेशन या फिर जो मटेरियल का जो फॉर्मेशन होता है वो यहीं पे ही कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो यानी ये मान लो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने एक वेसिकल बनाई और उसके अंदर ही क्या बना दिया? ये मॉडिफाई कर दिया। अब जैसे ही ये मॉडिफाई हो गया, ये प्रोटीन या फिर लिपिड ये जो भी बना, इसके जल्दी बनने की वजह से ये क्या करेगा? डायरेक्टली क्या कर देगा? सेल के बाहर ट्रांसफर कर देगा। तो जब यहां पे ये इसने क्या करा? सारा काम खुद ही कर लिया, तो सिक्रीशन भी क्या कर सकता है? करवा सकता है। तो इसका मतलब यही चीज होता है कि यहां पे अगर अपन ये बात करें कि जो अपने पास में सिक्रीशन का मतलब ये होता है कि इफ मटेरियल जो है इसका फॉर्मेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही कंप्लीट हो गया तो इसका क्या करवा सकते हैं? सिक्रीशन भी करवा सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, अब अपन बात करते हैं इसके अंदर इसके आगे फंक्शन की। अब इसके फंक्शन की अगर अपन बात करें तो इसके कुछ और फंक्शन भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो अपने कुछ कुछ समरी के अंदर भी लिख रखे हैं, कुछ कहां पे लिख रखे हैं। देखो, पहला काम क्या हो गया इसका? प्रोटीन का सिंथेसिस। और दूसरा काम क्या हो गया अगर अपन इसके लिपिड की सिंथेसिस की अगर अपन बात करें? और इसका काम क्या होता है? ये एनिमल सेल के अंदर, जो एनिमल सेल जो होती है वहां पे क्या करता है? ये जाकर के स्टीरॉइड हॉर्मोन्स बनाता है, यानी स्टीरॉइड हार्मोन के फॉर्मेशन में मदद करता है। अच्छा, स्टीरॉइड हार्मोन खुद किससे बने होते हैं? लिपिड से। लिपिड से बने होते, लेकिन ये किस तरीके के लिपिड होते हैं? ये होते हैं एक तरीके के डिराइव्ड लिपिड। डिराइव्ड लिपिड जो होते हैं एक तरीके से अपनी बात, एक होते हैं कॉन्जुगेटेड, एक होते हैं सिंपल, और एक होते हैं डिराइव्ड लिपिड। तो ये जो होता है स्टीरॉइड हार्मोन जो होता है एक तरीके का क्या होता है? डिराइव्ड लिपिड होता है, ठीक है ना। ये वहां पे लिख लेना जहां पे आपके एनसीईआरटी में स्टीरॉइड लिपिड लिख रखा है, तो ये एक तरीके का क्या है? डिराइव्ड लिपिड की तरह काम करता है। तीसरा फंक्शन इसका इंपॉर्टेंट एक फंक्शन आता है, वो होता है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। अच्छा, ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन सुना सुना लग रहा है। ग्लाइकोजन क्या चीज होता है? किसका स्टोर फूड मटेरियल होता है? प्लांट्स के अंदर थोड़ी ना करता है, एनिमल्स के अंदर। तो ग्लाइकोजन जो होता है, अगर अपन ये बात करते हैं तो ये स्टोर्ड फूड ऑफ एनिमल, एनिमल्स का स्टोर फूड होता है। दूसरी चीज अगर अपन बात करें, ये एक तरीके का पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड का मतलब जिसमें 10 से ज्यादा ग्लूकोज की या शुगर की यूनिट जुड़ी हुई, मोनोसेकेराइड्स हो। और दूसरी चीज, ये किसका पॉलीमर है? ये पॉलीमर होता है पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। एक अल्फा ग्लूकोज अपन आगे पढ़ेंगे, जो अपने पास में बायोमोलिक्यूल एक अल्फा ग्लूकोज होता है, उसका पॉलीमर होता है। अब देखो क्या होता है कि ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म करता है। ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि जब अपन मान लो कि किसी दिन मान लो आपने फास्ट रख लिया, स्टारवेशन कंडीशन होगी, मान लो भूखे मर रहे, तो उस समय पे अपने को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो जब एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो ये एससीआर क्या करेगा? इस ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म करवाएगा। मेटाबॉलिज्म कैसे करवाएगा? मेटाबॉलिज्म लीवर के अंदर क्या होता है कि ये एससीआर प्रेजेंट होता है। तो इस जब इसको जरूरत पड़ती है तो इस ग्लूकोज को यानी इसको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में और अपने अंदर स्टोर भी कर लेता है। और जब जरूरत पड़ती है तो इसको तोड़ करके क्या बना देता है? एनर्जी भी बना लेता है। यानी ये ग्लाइकोजन का जो स्टोरेज है अगर अपन बात करें एनिमल्स के अंदर होता है, और वो भी कहां पे होता है? लीवर के अंदर। तो लीवर की जो एसईआर जो होती है, यानी लीवर की जो एसईआर है, वो जरूरत पड़ने पे स्टारवेशन के समय पे
इस ग्लाइकोजन को तोड़ेगी भी सही, और जब अपन एक्सेसिव ग्लूकोज खाते हैं, एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, उस समय पे ये क्या करेगी, स्टोर भी करेगी। इतनी बात क्लियर है? तो कौन कौन से फंक्शन हो गए? आरईआर का क्या फंक्शन हो गया अपने पास में? पहला प्रोटीन सिंथेसिस, दूसरा सिक्रीशन। सिक्रीशन का मतलब समझ में आ गया, अगर कोई मटेरियल पहले ही बन गया तो उसको बाहर भिजवा सकते हैं। दूसरा एससीआर का क्या फंक्शन होता है? लिपिड का सिंथेसिस। कौन सा लिपिड? फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। एनिमल सेल के अंदर और क्या बनाता है? स्टीरॉइड हार्मोन, जो कि एक तरीके का क्या है, डिराइव्ड लिपिड। और क्या कराता है? ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म। ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या करता है? ये एक तरीके का पॉलीसेकेराइड है और पॉलीमर किसका है? अल्फा ग्लूकोज का। तो जरूरत पड़ने पे ये जो अपने पास में ग्लाइकोजन होता है उसको अपन क्या करते हैं? स्टोर भी करते हैं, और जरूरत पड़ने पे इसको तोड़ करके एनर्जी का भी क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो ये हमारे पास में क्या होते हैं? आरईआर और एससीआर। अब देखो इसके मॉडिफिकेशन की अपन बात करते हैं, ठीक है ना? मॉडिफिकेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मॉडिफिकेशन का मतलब है क्या चीज? कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही, लेकिन किसी दूसरी सेल के अंदर उसने कुछ और काम करने लगा। अब एक शब्द आपने सुन रखा होगा जिसको अपन बोलते हैं, पहला मॉडिफिकेशन है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सुना है क्या? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम से पढ़ने में क्या लगता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो बायोलॉजी के अंदर सार्को का मतलब क्या होता है? सार्को का मतलब होता है मसल, ठीक है? यानी मसल सेल में पाया जाने वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कहलाता है? अपने पास में सार्कोप्लाज्म। अब दूसरी चीज ये है कि ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये बेसिकली है क्या? ये है मॉडिफाइड एसईआर। अच्छा, एसईआर का फंक्शन क्या है? सबसे प्राइमरी फंक्शन क्या है? लिपिड का सिंथेसिस। तो देखो ये मॉडिफाइड एसईआर जो है ये क्या करता है? लिपिड का सिंथेसिस तो करता है, लिपिड सिंथेसिस तो करता है, लेकिन इसने एक एडिशनल फंक्शन और यहां पे क्या करता है? परफॉर्म करता है। एडिशनल फंक्शन की अगर अपन बात करें, इसका एक फंक्शन और होता है जो होता है स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन। ये क्या करता है? स्टोर्ड कैल्शियम आयन, ठीक है? अब ये कैल्शियम आयन जो होता है उसको क्या करता है? स्टोर करता है। अब कैल्शियम आयन का काम क्या होता है? जब अपन को क्या करना होता है? मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। जैसे मान लो कि अभी आप लिख रहे हो या फिर चलोगे तो उस समय पे अपने को कैल्शियम की जरूरत है, क्योंकि अपनी मसल क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय पे ये क्या करेगा? अपने पास में काम आएगा। तो ये क्या करता है? हेल्प इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। इतनी बात समझ में आ गई? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको ये चीज ध्यान रखना है कि मॉडिफाइड एससीआर है। मॉडिफाइड एससीआर है तो लिपिड का सिंथेसिस भी करता है, और साथ में क्या करता है? अपने पास में स्टोरेज करता है। किसका? कैल्शियम आयन। मेनली आपको स्टोरेज याद रखना है, कैल्शियम आयन के स्टोरेज। और ये कैल्शियम आयन जो स्टोर करा है किस में काम आएगा? अपने पास में मसल के कॉन्ट्रेक्शन के अंदर काम आएगा, ठीक है? दूसरा मॉडिफिकेशन जो होता है वो सिर्फ नाम ध्यान रख लेना, बाकी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसको अपन बोलते हैं माइक्रोजोम्स बोलते हैं। अभी माइक्रोजोम्स होते क्या है? माइक्रोजोम्स होते हैं ईआर के फ्रेगमेंट जिसके पास में राइबोसोम प्रेजेंट हो, ठीक है ना? तो अपन ये बात करते हैं कि फ्रेगमेंट्स ऑफ ईआर हैविंग राइबोसोम। किस तरीके से? जैसे मान लो कि ये हमारे पास में एक टेस्ट ट्यूब है, हम क्या करते हैं? इसको ऐसे फ्रेगमेंट को बनाते हैं। तो नॉर्मली अगर माइक्रोसोम की अगर अपन बात करें तो नॉर्मली ये जो होता है हमारी सेल में एब्सेंट होता है, नॉर्मली एब्सेंट इन सेल, ठीक है? तो ये माइक्रोसोम्स है क्या चीज? जैसे मान लो कि ये हमारे पास में एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर की तरफ क्या लग रखा है? ये राइबोसोम। अभी क्या है? एक सिंपल एक सिंगुलर स्ट्रक्चर है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, या फिर अपन ये बोलते हैं कि फ्लैट लॉन्ग स्ट्रक्चर है। अब जब अपन इसको क्या करते हैं कि इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन समझते हो क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन समझते हो? इसको अपन एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, उसमें डालते हैं इस टेस्ट ट्यूब को और तेजी से घुमाते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर जब अपन क्या करते हैं? इसको अपन इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं और बहुत हाई स्पीड पे करते हैं। तो हाई स्पीड पे सेंट्रीफ्यूगेशन करने की वजह से क्या होता है कि मेम्ब्रेन तो टूटती ही टूटती, साथ में ये ईआर के भी क्या हो जाते हैं? छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है? तो जब ये अपन ये बात करते हैं आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, तो ये जो है अपने पास में जो ईआर है
इसके क्या हो जाते हैं हमारे पास में, ऐसे छोटे टुकड़े हो जाते हैं इस तरीके से, ये फ्रेगमेंट बन जाते हैं। और इस फ्रेगमेंट के ऊपर क्या प्रेजेंट रहता है, ये हमारे पास में राइबोसोम होता है। इतनी बात समझ में आ गई? किस तरीके से बना, हाई स्पीड करें, हाई स्पीड में इसकी मेम्ब्रेन टूट गई और मेम्ब्रेन टूटने की वजह से फ्रेगमेंट बन गए। ठीक है, अब ये काम किस लिए आता है? देखो क्या होता है कि आप 12th क्लास में एक चीज पढ़ोगे, एक एक्सपेरिमेंट होता है जब अपन क्या करते हैं, इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब, दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था निरेनबर्ग और एक का नाम था मेथाई, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें हम पढ़ेंगे कि निरेनबर्ग और मेथाई ने क्या करा था, उनको प्रोटीन बनानी थी सेल के बाहर, तो उन्होंने यही मेथड को यूज करा। उन्होंने क्या करा, पहले तो प्रोटीन बनाना, तो उन्होंने क्या करा, सबसे पहले इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद में आपके आरएनए बनाया है। आरएनए क्या बनाया, जैसे पॉली यू का आरएनए बनाया, यानी यू 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 ऐसे जोड़ रखा था। अब उस आरएनए से प्रोटीन बनाना, चेक करना था, तो उन्होंने क्या करा, इसी मेथड को यूज करा। तो इसमें बस ये ध्यान रखना कि ये आपके इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है, ठीक है ना। जब अपन को इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस की स्टडी करनी होती है, उस समय पे माइक्रोसोम को यूज करते हैं। बाकी आपको कोई नहीं पूछेगा, बस आपको ये ध्यान रखना है कि माइक्रोसोम है क्या चीज। माइक्रोसोम क्या चीज है, मॉडिफाइड ईआर है। इतनी बात समझ में आ गई, मॉडिफाइड ईआर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो याद ही रखना है क्योंकि आपके चैप्टर के अंदर लिख रखा है। चलिए भाई आगे देख लो इसको, कोई दिक्कत है तो। चले आगे, चलो अब अपन इसके अंदर है, इसके फंक्शन पढ़ लेते हैं। हालांकि अपन ने ज्यादातर फंक्शन पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है। फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चलो सबसे पहला फंक्शन अपन बात करते हैं इसमें, वो है मैकेनिकल सपोर्ट। अब देखो मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब है क्या चीज, अब इस फोटो को देखो। अब ये ईआर जो होते हैं ऐसे बिखरे हुए होते हैं और पूरी ऐसी मेम्ब्रेन तक प्रेजेंट होते हैं। कुछ कुछ ईआर तो क्या होते हैं, यहां से निकलते हैं, न्यूक्लियस से निकलते हैं, यहां तक प्रेजेंट होते हैं। तो बाहर से जब कोई एक्सटर्नल प्रेशर पड़ता है तो ये क्या करते हैं, उस प्रेशर की वजह से सेल की शेप को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब सेल की शेप को मेंटेन रखने का काम कौन करेगा, ईआर करने का, ईआर भी करता है। तो यानी मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब सिंपल सा मतलब ये है कि ये क्या करते हैं, ये मेंटेन करते हैं शेप ऑफ। इतनी बात समझ में आ गई, मेंटेन करते हैं शेप ऑफ सेल। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपकी इस नॉर्मल में नहीं लिख रखा है, यानी जो आपके एनसीईआरटी पढ़ते हैं उसमें नहीं लिखा। जब आप समरी पढ़ोगे, समरी के अंदर लिख रखा है, तो ध्यान रखना समरी के अंदर भी है। एक होता है, ये क्या करता है, अपने पास में एक चीज होती है जिसको अपन बोलते हैं इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट। इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट का मतलब समझते हो क्या चीज होता है, जैसे कि इंट्रा सेल्युलर ट्रांसपोर्ट। इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, हमने ये सीखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है, प्रोटीन या फिर लिपिड। इसको ट्रांसफर किसके पास में करता है, गोल्जी बॉडी के पास में। तो ये एक सेल से, अगर अपन ये बात करते हैं इंट्रासेल्युलर, मतलब ये बोलते हैं कि सेल के अंदर ही मटेरियल का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कौन करवाता है, ये अपने पास में ही। तो यानी अगर अपन ये बात करते हैं, सिंपल सी बात है, इसमें लिख लेना है, समरी के अंदर प्रेजेंट है ये अपने पास में। इसका मतलब ये है कि जो ईआर जो होता है वो मटेरियल बनाता है, मटेरियल का फॉर्मेशन करता है, और इसको ट्रांसफर किसके पास में किया जाता है, इसको ट्रांसफर करते हैं हम गोल्जी बॉडी के पास, ठीक है, गोल्जी बॉडी के पास। अब गोल्जी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करते हैं, दोनों के दोनों एक ही सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, जब एक ही सेल के अंदर ट्रांसफर हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इंट्रासेल्युलर ट्रांसफर। इतनी बात पल्ले पड़ी। तीसरा फंक्शन होता है इसके अंदर हमारे पास में, प्रोटीन का सिंथेसिस। कौन करता है प्रोटीन का सिंथेसिस, आर। तो प्रोटीन फॉर्मेशन। फोर्थ फंक्शन होता है इसके अंदर लिपिड का फॉर्मेशन। लिपिड का फॉर्मेशन कौन करता है, एससीआर। तो हमारे पास में एक हो गया मैकेनिकल सपोर्ट, दूसरा हो गया अपने पास में इंटर सेलुलर ट्रांसपोर्ट, तीसरा हो गया प्रोटीन का फॉर्मेशन, फोर्थ हो गया लिपिड का। फिफ्थ की अपन बात करते हैं,
पांचवा फंक्शन है इसके अंदर, ये क्या करता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। अब इसको समझ लो क्या चीज होता है मेटाबॉलिक रिएक्शन, क्योंकि हम लिंक नहीं कर पाते इसको। जैसे कि अगर अपन ये बात करते हैं कि जो हमारे पास में ईआर जो होती है वो किस फॉर्म में होती है, स्ट्रेट फॉर्म में होती है, फोल्डेड फॉर्म में होती है, फोल्डेड। किसी भी चीज को फोल्ड क्यों किया जाता है, कि ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर अपन ये बात करें तो इस डायग्राम में देखो, ठीक है ना, अगर मान लो कि हम एग्जांपल की बात करते हैं, यहां से जो ईआर बनी वो ऐसे स्ट्रेट होती, ठीक है, और इस स्ट्रेट ईआर के ऊपर सीधे सीधे जो ईआर है इसके ऊपर राइबोसोम अपन लगाते हैं यहाँ पे, तो इसके ऊपर अगर अपन ये बात करें तो कम राइबोसोम लगते, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसी को ट्यूब को क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया। तो फोल्ड करने से हुआ क्या कि ज्यादा राइबोसोम लग गए, ज्यादा राइबोसोम लगे तो ज्यादा प्रोटीन बना, और ज्यादा प्रोटीन बनेगा तो ज्यादा एंजाइम बनेंगे, क्योंकि प्रोटीन के एंजाइम किससे बने होते हैं, प्रोटीन से। और ज्यादा एंजाइम बनने की वजह से मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, ठीक है भाई। ये चीज बात समझ आ गई। तो यार अगर नॉर्मली अगर अपन बात करते हैं तो ईआर जो होता है वो क्या करता है, फोल्ड फॉर्म में रहता है, और फोल्ड फॉर्म में रहने की वजह से क्या होता है, सरफेस एरिया जो होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज। सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से राइबोसोम जो होते हैं ज्यादा अटैच होते हैं, तो राइबोसोम का नंबर इंक्रीज। राइबोसोम का नंबर ज्यादा इंक्रीज होता है तो प्रोटीन का क्या होता है, सिंथेसिस भी ज्यादा, यानी प्रोटीन ज्यादा बनती है। तो यहाँ पे प्रोटीन ज्यादा बनती है, और प्रोटीन ज्यादा बनेगी तो हमारे पास में एंजाइम जो होंगे वो भी ज्यादा होंगे। एंजाइम ज्यादा होंगे तो हम ये बात करेंगे कि मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होगी वो क्या होगी, फास्ट चलेगी, और एक तरीके से आपके इंक्रीज हो जाएगी, मेटाबॉलिक रिएक्शन इंक्रीज। क्या इतने में कोई दिक्कत, चले आगे। चलो नेक्स्ट जो इसका फंक्शन आता है, अपन बात करते हैं सिक्स फंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। चलो अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है उसको देखो। देखो जब हमने इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को देखा तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ क्या जुड़े हुए, दोनों के दोनों जुड़ रखे हैं, एसईआर भी और आरईआर भी। लेकिन बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करने के बाद में पता चला कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर वाली सरफेस में भी क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर अपन ये बात करें कि कोई भी मेम्ब्रेन होती है उसका रॉ मटेरियल क्या होता है, प्रोटीन और लिपिड। प्रोटीन कौन बनाता है, आरईआर, लिपिड एसईआर। तो अगर अपन ये बात करते हैं कि इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर अपन ये बात करें तो इस मेम्ब्रेन के अंदर एक होगा हमारे पास में फॉस्फोलिपिड और एक होगा हमारे पास में प्रोटीन, ठीक है, दूसरे भी होंगे। अच्छा फॉस्फोलिपिड किसने बनाया, एस ई आर ने, प्रोटीन किसने बनाया, आर ई आर ने, ठीक है। तो यानी हमने ये सीख लिया कि भाई यार कि अपना इसका फॉर्मेशन कौन करवाता है, आपके दोनों के दोनों ईआर करवाते हैं। अब मेनली ये पता नहीं चलता कि भाई ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनती कैसे। तो जैसे कि अपन एक सेल साइकिल में एक फेज पढ़ेंगे जिसको अपन बोलते हैं टीलो फेज पढ़ेंगे। जब टीलो फेज होता है तो देखो टीलो फेज में क्या होता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। अब इसमें क्या होता है, दो सेल आपस में अलग होने लगती है, तो यहां पे क्या होती है कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का आपस से फॉर्मेशन होने लगता है। इतनी बात समझ में आई। तो जब ये दो सेल, एक ही सेल से दो सेल बनती है तो उस समय पे क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को फिर से बनाया जाता है। और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बनाने वाला कौन होता है अपने पास में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आपसे ये सवाल पूछे कि भाई आप ये बताएं कि भाई नॉर्मल जो फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का वो ज्यादा कौन करता है, आरईआर या एसईआर, आरईआर या एसईआर, क्यों, सरफेस एरिया कहां ज्यादा है, सरफेस एरिया से नहीं होता। इसकी जब न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को देखा गया तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के बाहर राइबोसोम मिले, तो राइबोसोम मिलने का ये इंडिकेशन होता है, राइबोसोम कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरईआर। तो जो राइबोसोम भेज रहा है वो भी तो आरईआर ही होगा। तो यानी अगर ऑप्शन में आपको ये मिले, दोनों ही ऑप्शन देते, मतलब मान लो कि आपसे ये पूछ ले कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है मेनली कौन बनाता है, आरईआर एसईआर, और बोथ ना दे, तो बोथ ना देने के बाद में किसको टिक करोगे, आर ई आर को, ठीक है भाई। तो ये सिक्स फंक्शन ये हो गया। सेवंथ फंक्शन जो होता है, सेवंथ फंक्शन समझ लो, सेवंथ फंक्शन होता है डिटॉक्सिफिकेशन। अब डिटॉक्सिफिकेशन क्या चीज होता है, तो डिटॉक्सिफिकेशन की अगर अपन बात करते हैं तो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है हमारे
लीवर के अंदर होता है, ठीक है। तो लीवर की जो SER जो होती है वो क्या करती है, टॉक्सिक सब्सटेंस को नॉन टॉक्सिक के अंदर कन्वर्ट करती है। लेकिन जब ये टॉक्सिक सब्सटेंस अपनी बॉडी में बनता है तो इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल मतलब समझते, घुल नहीं सकता। तो नॉर्मली जब क्या होता है, ये इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्युबल बनाने के लिए जो ये SER है, इसके पास में एक एंजाइम होता है जिसको अपन बोलते हैं साइटोक्रोम P450। जब आप सवाल सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा कौन सा होता है, साइटोक्रोम P450। ये साइटोक्रोम P450 क्या करता है, इस टॉक्सिक सब्सटेंस के बाहर की तरफ ये ऐसे OH ग्रुप लगा देता है। जैसे ही OH ग्रुप लगाता है, इस OH ग्रुप से ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस है ये कैसा हो जाता है, हाइड्रोफिलिक। और जैसे ही हाइड्रोफिलिक होता है तो ये क्या करता है, इसके अंदर मेम्ब्रेन से पास कर जाता है। और जैसे ही मेम्ब्रेन से पास करता है तो इस टॉक्सिक को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं अपन, नॉन टॉक्सिक के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई। तो टॉक्सिक को नॉन टॉक्सिक ने किसने कन्वर्ट करा, जो लीवर का जो SER जो होता है वो क्या कर देता है, टॉक्सिक को नॉन टॉक्सिक के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये हमारे पास में कुछ फंक्शन होते हैं जो कि ER के लिए इंपॉर्टेंट है। ये फंक्शन आपकी उसमें बुक में लिख नहीं रखा है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि समरी के अंदर लिख रखा है, ठीक है ना। और बाकी फंक्शन को भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि वो फंक्शन तो होते ही है, आपको पूछ तो सारे सकता है, लेकिन जनरली कौन से पूछता है अपने से, NCERT वाले। तो NCERT वाले तो अपन को याद रखनी है, साथ साथ में अपने को ये भी याद। तो अपने पास में ये आज अपन ने कंप्लीट कर लिया ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ में आ गया आपको। चलो बाकी अपन करते हैं।